कहानी शुरू होती है 17 में 1498 से, जब वास्को दा गामा समंदर से कैलिकट पहुंचते हैं। क्वीन एलिजाबेथ चार्टर इशू करती है और ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश होती है 1600 में। जहांगीर 1613 में थॉमस एल्डवर्थ को परमिशन देते हैं सूरत में फैक्ट्रीज खोलने की। यहाँ पर वो पहला और मशहूर फोर्ट विलियम 1700 में बनाया जाता है। इस वक्त तक इंडियन अथॉरिटीज खुद यूरोपियंस पे डिपेंड हो चुकी होती है। 1758 में तीसरी बार इंग्लिश और फ्रेंच के दरमियान जंग शुरू और आखिर 1763 में ये जंग भी खत्म होती है इन दो बड़ी ताकतों के बीच। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ एडवेंट ऑफ यूरोप इन इंडिया। कहानी शुरू होती है 17 में 1498 से, जब वास्को दा गामा समंदर से कैलिकट पहुंचते हैं, जो कि आजकल कोझिकोड के नाम से भी मशहूर है। यहाँ पे ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि पोर्चुगीज़ ही पहली बार मशहूर सिल्क रूट को छोड़कर समंदर के रास्ते से इंडिया आते हैं। ये पहला एक ऐसा हिस्टोरिकल सफ़र होता है जहाँ पे यूरोपियंस सिल्क रूट को छोड़कर समंदर के रास्ते से इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। इस वक्त कैलिकट का रूलर जमूरियन होता है, जिसको समूथरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आने का मकसद होता है नए रास्ते ढूंढकर इंडिया को एक्सप्लोर करना, क्योंकि इंडिया बहुत मशहूर होती है स्पाइसेस के लिए। 1502 में वास्को दा गामा दूसरी बार इंडिया आते हैं। पहला पोर्चुगीज़ गवर्नर इंडिया में फ्रांसिस डी अल्मीडा बनते हैं। पोर्चुगीज़ इंडिया में ट्रेडिंग स्टेशन कायम करते हैं कैलिकट, कैनानूर और कोचिन में। 1509 में अल्बुकर्क्यू गवर्नर बनते हैं और 1510 में वो कैप्चर करते हैं गोवा बीजापुर के महाराजा से, और ऐसे गोवा कैपिटल बनाई जाती है पोर्चुगीज सेटलमेंट्स की इंडिया में। आने वाले वक्त में पोर्चुगीज़ अपने सेटलमेंट्स कायम करते हैं इंडिया की कई जगहों पे, लेकिन 16th सेंचुरी की एंड तक इनका इन्फ्लुएंस इंडिया में करता जाता है और ये अपनी लिमिटेड पावर और मिस गवर्नेंस की वजह से अपने एरिया खो देते हैं। इनके पास सिर्फ गोवा, दिया और दमन रह जाता है। फिर एंट्री होती है डच की। 17th सेंचुरी में डच ने पोर्चुगीज़ को डोमिनेट किया और एक नई पावर बन के उभर आई। पुलिकट और नागापट्टिनम उनके मेन ट्रेडिंग सेंटर्स बन जाते हैं इंडिया में, लेकिन डच भी ज़्यादा देर तक अपनी पावर को स्टेबल नहीं रख पाते हैं इंडिया में, और 17th सेंचुरी के दौरान इंग्लिश इमर्ज होती है एक बिगर कॉलोनियल पावर की तरह। इसके चलते एंग्लो डच राइवलरी चलती रहती है अगले 7 दहाइयों तक, और फाइनली इंग्लिश इसमें इमर्ज होती है एज विनिंग पावर, और डच एक एक करके अपने सेटलमेंट्स गंवा देते हैं इंग्लिश पावर के हाथों, और इस तरह खात्मा होता है डच का इंडिया में। 1599 में कुछ प्रोमिनेंट मर्चेंट्स और एक्सप्लोरर्स मिलते हैं और डिसाइड करते हैं ईस्ट की तरफ ट्रेडिंग और एक्सप्लोरेशन एज ए जॉइंट वेंचर करने के लिए। वो 22 सितंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ के पास जाते हैं, बट पूरी कामयाबी नहीं मिल पाती। 31 दिसंबर 1600 को वो फिर से जाते हैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर और अपने प्लान में कुछ चेंज करके, और इस बार उनको कामयाबी मिलती है। क्वीन एलिजाबेथ चार्टर इशू करती है और ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश होती है 1600 में। अप्रैल 1609 में कैप्टन हॉकिंस परमिशन लेने के लिए जहांगीर के शाही दरबार में पहुंचते हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल पाती है। करीबन 3 साल बाद 1612 में कैप्टन थॉमस पोर्चुगीज़ को हरा देते हैं सूरत में। इससे इम्प्रेस होकर जहांगीर 1613 में थॉमस एल्डवर्थ को परमिशन देते हैं सूरत में फैक्ट्रीज खोलने की। 1615 में सर थॉमस रो किंग जेम्स फर्स्ट के एम्बेसडर बन के इंडिया में आते हैं। वो जहांगीर से परमिशन लेते हैं अलग अलग जगहों पे फैक्ट्रीज बनाने के लिए, जैसे कि अहमदाबाद, आगरा, बड़ौदा और बरोच। 1609 तक ईस्ट इंडिया कंपनी इन सारी जगहों पर फैक्ट्रीज कायम करते हैं। आगे चलते 1632 में ईस्ट इंडिया कंपनी को गोल्डन फरमान मिलता है सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से ट्रेड की सेफ्टी के लिए, जो कि अंग्रेज़ों के लिए आगे बेहद कामयाब होता है। 1639 में फ्रांसिस डे नामी एक ब्रिटिश मर्चेंट चंद्रागिरी के रूलर के पास परमिशन लेने के लिए आते हैं अपनी बिल्डिंग्स फोर्टिफाई करने के लिए। बंगाल, जो कि बड़ा और एक इम्पॉर्टेंट प्रोविंस होता है मुगल्स के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी, और 1651 में बंगाल के गवर्नर शाह शुजा अलो करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के लिए। 1667 में औरंगजेब भी फरमान जारी करते हैं अंग्रेज़ों के ट्रेड करने के लिए बंगाल में। फैक्ट्रीज बन जाती हैं बंगाल के हुगली, पटना, राजमहल और कासिम बाजार जैसे जगहों पे। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्रीज़ को यहाँ पर भी फोर्टिफाई करना चाहती हैं, जिस पर मुगल गवर्नर शाइस्ता खान नकारते हैं
और फिर 10 फरवरी 1691 को इंपीरियल फरमान जारी होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कंटिन्यू कर सकती है। इसके बाद आती है ईस्ट इंडिया कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी। 1698 में वो कामयाब होते हैं 3 गांव के जमींदारी राइट्स खरीदने में, जिनमें सुतानुती, गोविंदापुर और कलकत्ता आता है। और यहाँ पर वो पहला और मशहूर फोर्ट विलियम 1700 में बनाया जाता है। 1715 में जॉन सरमन एक इंग्लिश मिशन लेके उस वक्त के मुगल एम्परर फारुखसियार के पास जाते हैं और 1717 में वो फेमस फरमान अपने नाम करवाते हैं, जिनकी वजह से उनको बहुत प्रिविलेज मिलते हैं बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में। और इन्हीं 3 फरमान को द मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है। इस सब के बीच में 2 पावर्स और होती हैं जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए इंडिया में आते हैं, जिनमें डेनमार्क और फ्रेंच होते हैं। 1620 में डेनमार्क एस्टैब्लिश कर दिया अपने ट्रेडिंग सेंटर इंडिया में। सेरमपुर उनका हेडक्वार्टर होता है इंडिया में, लेकिन ये रेस में बहुत पीछे होने की वजह से बहुत देर तक नहीं टिक पाती है और आखिर अपने सेटलमेंट्स एक एक करके ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच देते हैं। डेनमार्क 1845 में इंडिया में अपनी पावर की रेस छोड़ देते हैं, लेकिन फ्रेंच की कहानी इससे थोड़ी डिफरेंट होती है। फ्रेंच इंडिया कंपनी 1664 में कॉलबर्ट के द्वारा बनाई जाती है, जो कि मिनिस्टर होते हैं लुइस 14 के अंडर। सूरत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री बनती है जिसको फ्रांसिस कैरॉन बनाते हैं। दूसरी फ्रेंच फैक्ट्रीज हिंदुस्तान के दूसरी जगहों में बनाई जाती हैं, जैसे मसूलीपट्टनम, चंद्रानगौर, माही और कराईकल में। पहले फ्रेंच गवर्नर इंडिया में फ्रैंकोइस मार्टिन बनते हैं। फिर आती है 2 एक्सटर्नल पावर्स की राइवलरी इंडिया में पावर जमाने के लिए, इंग्लैंड और फ्रांस, जिसे हम एंग्लो फ्रेंच राइवलरी भी कहते हैं। 18वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में इंग्लिश और फ्रांस के बीच में एक कंपटीशन शुरू होता है इंडिया में अपनी सुपरमेसी जमाने के लिए। दोनों ताकतें एक दूसरे को हराने के लिए इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। मुगल एम्पायर ऑलरेडी डिक्लाइन पे होता है, तो इससे इंग्लैंड और फ्रांस दोनों पावर्स को फायदा होता है अपनी पावर्स और मजबूत करने के लिए। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी कर्नाटिक रीजन में बहुत ज्यादा ताव में होती है। कर्नाटिक नाम यूरोपियंस ने कोरोमंडल कोस्ट और उसके इर्द गिर्द के इलाकों को दिया होता है। और 1746 में शुरू होता है पहला कर्नाटिक वार। 1748 में ये जंग खत्म होती है एक ट्रीटी के तहत, जिसको ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपली भी कहा जाता है। इस ट्रीटी में मद्रास इंग्लैंड को वापस दिया जाता है और नॉर्थ अमेरिका में फ्रांस को अपनी टेरिटरीज वापस दी जाती है। लेकिन अगले ही साल 1749 में सेकंड कर्नाटिक वार शुरू होती है। ये जंग शुरू होती है फ्रेंच के द्वारा अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए। फ्रेंच पावर इंडिया के डायनास्टिक डिस्प्यूट्स में इंटरफेयर करना शुरू कर देती है ताकि वो पावरफुल होकर इंग्लिश को इंडिया में ओवर पावर कर सकें। आखिरकार ये जंग भी 1754 में खत्म होती है एक और ट्रीटी पे, जिसमें यह तय होता है कि ट्रीटी के टाइम जिसके पास जितनी टेरिटरीज होंगी उन पे उनका ही हक होगा। इस वक्त तक इंडियन अथॉरिटीज खुद यूरोपियंस पे डिपेंड हो चुकी होती है। 1758 में तीसरी बार इंग्लिश और फ्रेंच के दरमियान जंग शुरू होती है और इस बार इसकी वजह पिछले 7 साल से चलती हुई सीरिया की जंग होती है, जो कि ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ी जा रही थी। और आखिर 1763 में ये जंग भी खत्म होती है इन 2 बड़ी ताकतों के बीच और इंग्लिश हरा देती है फ्रेंच को और यहाँ पर ब्रिटेन एज मोस्ट डोमिनेटिंग पावर की तरह उभर आती है। कुछ रीजन्स थे जिनकी वजह से इंग्लिश ने फ्रेंच को हरा दिया इंडिया में, जैसे कमर्शियल और नेवल सुपीरियरिटी इंग्लिश के पास थी। फ्रेंच के पास अपनी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था, जबकि इंग्लिश के लिए गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट था। इंग्लिश का इंडिया में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस भी था। इंग्लिश के पास 3 अहम पार्ट्स थे इंडिया के, जिनमें कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास था, लेकिन फ्रेंच के पास सिर्फ पौंडीचेरी था। और इस तरह ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसके बाद बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में।